नमस्कार। ब्रज विजन के नए प्रोग्राम में आज हम फिर से हाजिर हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में प्रेरणादायक डिस्कशन करते हैं, साथ में हम जो ब्रज से रिलेटेड समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आगरा के वरिष्ठ पत्रकार और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के मेंबर श्री राजीव सक्सेना हमारे साथ हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आगरा को वेटलैंड चाहिए या आगरा को रिजर्वॉयर चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा वेटलैंड है कीठम लेक के नाम पे, और इस पे हम प्राउड भी करते हैं और इससे हम पानी मथुरा को भी देते हैं। लेकिन जब आगरा के पानी की बात आती है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको बता दिए जाते हैं कि यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। तो इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, वेटलैंड और रिजर्वायर के अंतर को सबसे पहले समझना होगा। हमने बड़ी उतावली में तमाम नीतियाँ पा लेते हैं और बना लेते हैं और उन पर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में हम शामिल हो जाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम पहले डिबेट नहीं कराते। तमाम ट्रीटियों में हम दस्तखत करने के साथ ही यूएनओ वाले कमिटमेंट करने के बाद भी यूनेस्को के कमिटमेंट करने के कारण हम तमाम चीज़ों में हम दस्तखत करते रहे। इन्हीं में वेटलैंड पॉलिसी भी है, एक है 2007 में हमारे देश में ये लागू हुई। और रिजर्वायर तो बहुत पहले से, जब से इरिगेशन डिपार्टमेंट बना तभी से मेंटेन है। देश में 100 साल से पुराने ज़्यादातर बड़े बड़े सारे रिजर्वायर पुराने हैं, जिनका कैपेसिटी बिल्डअप होता रहा। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हमने दस्तखत कर दिए और वन्य जीव संरक्षण कानून से इसे जोड़ भी दिया। और बेसिक अंतर देखिए, ये आप यहाँ से समझिए कि रिजर्वायर को जो है वो पर्यावरण और वन विभाग मैनेज करता है, उसकी देखरेख में मैनेज होते हैं। उसका वाटर लेवल वो तय करते हैं जैसे आपके यहाँ होता है। और रिजर्वायर का जो वाटर लेवल है, उसकी कैपेसिटी वगैरह है, उसके बारे में इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, जो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप। तो हम लोगों ने जो पुराने सेटअप है उससे क्रॉस करके वेटलैंड तो कर दिया। अब वेटलैंड के आफ्टर इफेक्ट्स हम लोगों ने नहीं देखे। जैसे कि वेटलैंड में गाद अगर हमें निकालनी है तो पहले जब एक्टिविस्ट नहीं थे तब तो ये निकाल लेते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहती थी। पर जब से जागरूकता आ गई है, खास करके यूनिवर्सिटी कैंपसों में, इनमें उनमें, और एक्टिविटीज़ लोगों की रोजी रोटी का साधन भी बन गई हैं, कि हम इशू उठाएंगे, फिर गवर्नमेंट से ग्रांट लाएंगे और हम बोलते चले जाएंगे इस इशू पे। तब से ये हमारी प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम गंभीरतम स्थिति में उन जगह पे भी हो गई जहाँ की नहीं होनी चाहिए थी। आगरा भी उन्हीं में से है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ जो वेटलैंड कह रहे हैं, नहीं, एक नहीं, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है वेटलैंड की। देखिए, ये चंबल जो सेंचुरी प्रोजेक्ट है, नेशनल चंबल प्रोजेक्ट सेंचुरी, उसकी 5 वेटलैंड है। एक तो चंबल है खुद, एक आपके ये कीठम है, एक समान पक्षी विहार है, वो मैनपुरी में है, फिर एक पटना पक्षी विहार है, और अब शायद ये अलग हो गया है, वरना ओखला भी इसी नेशनल प्रोजेक्ट के अंडर आता था। तो कीठम और आपके ओखला ये तो बाकायदा डायरेक्टली यमुना पे ही डिपेंड है, जो जमुना की कैपेसिटी वगैरह होती है। भरतपुर भी एक, अगर आप देखें, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, जो भरतपुर वेटलैंड नहीं था तो आगरे की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। भरतपुर का जब से ये वेटलैंड डिक्लेयर्ड हुआ है और नेशनल, ये जिसको इंटरनेशनल वो केवला देव मिला है, तो एक दिक्कत हो गई है। ये वहाँ पे जो पक्षी आते थे पॉन्डिंग के मारे आते थे। अब उस पॉन्डिंग को रेस्टोर की कैपेसिटी रेस्टोर ही नहीं की जाती है। अब उसमें उथले हो गए हैं। जो पानी एक बार भरने के बाद, बरसात के मौसम में भरने के बाद लगभग मार्च तक चलता था, अप्रैल तक चलता था। अब उसे बार बार रिफिलिंग की ज़रूरत होती है
और रिफिलिंग कहाँ से होगी? जो पानी अवेलेबल है उसी के तो होगी। आप तो खुद अजान बांध गए हैं, अजान बांध को कोनिया डैम से पानी आता है। अब कोनिया डैम को पहले से जो डिस्चार्ज आता था इरिगेशन के लिए आता था, अब इस डैम को भरने के लिए आता है। गोवर्धन ड्रेन जो आपके पास से निकलती है उसको सातर की पुलिया से इसका पानी भी डाइवर्ट कर दिया जाता था। पहले ये चलती थी, इसमें चेक डैम तमाम बने हुए थे, उनमें पानी भरा रहता था। अब वो सारा पानी केवलादेव के माध्यम से चला जाता नहीं, है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम रिजर्वायर बनाते हैं जी, तो क्या पक्षी यहाँ नहीं आएंगे, या पक्षियों के लिए कोई स्पेशल तरीके का रिजर्वायर बनाना है जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, वो बनाना चाहिए? जैसे वेटलैंड अथॉरिटी बना दी गई है, वो चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी के अंडर में है, वही नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी के करता धरता है, वही सारा कुछ देखते हैं। और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं वेटलैंड के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वायर्स अवेलेबल थे, जैसे अगर हम आगरा की बात करें, एमडी जैन के सामने पानी भरता था, सेंट पीटर्स के सामने पानी भरता था, एक काले का ताल होता था वहाँ पानी भरता था, तो क्या इनको ख़त्म करके और वेटलैंड पे ही डिपेंड करके हम आगरा की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों को पैरेलल साथ में चलाना पड़ेगा? नहीं, देखिए आपको तय करना पड़ेगा। अगर पानी लगातार गिर रहा है जल स्तर, तो आपको वेटलैंड बनाने की कार्रवाइयाँ रोक देनी चाहिए। और फिर भी नहीं थम रहा है मामला, तो आपको कई वेटलैंड डिनोटिफाइड करने चाहिए। वेटलैंड जब वेटलैंड बनता है तो वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, उसका रिचार्ज बहुत कम रह जाता है और वाटर टेबल गिरने लगती है। क्योंकि रिचार्ज कम रहने का क्या? वो जी, जब गाद भर जाती है पोर में, पानी ऊपर से ही तो नीचे जाता है। हाँ। है? जब एक्वाफायर भर जाएगा, मट्टी भर जाएगी, तो जब एक्वाफायर में पानी नहीं जाएगा तो रिचार्ज करेगा कहाँ से? नहीं, पर जो वेटलैंड अथॉरिटी है वो ये समझती नहीं है, या नहीं, समझना वेटलैंड नहीं देखिए, चाहती? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कुछ ऐसी चीज नहीं कहना चाहता जो अनावश्यक लगे, पर आप चेन्नई तो जाते ही रहे हैं, आपको मालूम है वेटलैंड अथॉरिटी का ऑफिस और वो सब है, पानी की कितनी किल्लत है। सबसे ज्यादा किल्लत चेन्नई और में। दूसरा है, आप बेंगलोर भी जाते रहे हैं, बेंगलोर में भी पानी सबसे पहले बिकना शुरू हुआ था, है? जबकि वहाँ तो बहुत सारे बहुत पानी रिजर्वायर थे, सबको उन्होंने वेटलैंड बना दिया है। चिड़िया चिड़ौटे देखते रहो और पानी के नमस्कार। तो ये तो तय करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ ही देख लीजिएगा, आप जिस कीटम की बार बार बात करते हैं, उसका जल भराव है 25 फीट, और वेटलैंड के बाद उसमें 10 फीट बढ़ गई है गाद, कैपेसिटी स्मॉल हो गई है उसमें, है? 10 फीट कम भरता है पानी। और वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए उसमें ज्यादा आप 19 फीट पानी भर सकते हैं। तो आप कितना रह गया? 10 फीट गुणा 10 फीट प्लस 9 फीट और लगा लीजिए। और उसमें से आप पानी मथुरा को भी देते हैं, अब रिफाइंड वो तो एक अलग चैप्टर है। आपका पानी रिचार्ज ही नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वेस्ट हो जाएगा और चिड़िया भी नहीं बैठेंगी। तो आप उनके लिए ये करते हैं, तो अब आप करते रहिए भाई, आपसे कोई बहस तो करेगा नहीं। कानून हम कैसे मान लेते हैं? हम इंटरनेशनल ट्रीटी, हमारी तो कोई मॉडल नहीं मानता है दुनिया में, है? हम सबका इंडियन का जो सीधी नहीं मान सकते हैं, उसका भारतीयकरण कर लेते हैं। तो हम में जो हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, हमारी सामाजिक ताने वाने को चौपट कर रहा है, बिना इम्पैक्ट रिजल्ट जाने हुए कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट के फायदे के लिए हम ऐसी ऐसी नीतियों पे दस्तखत करे बैठे हुए हैं, जिसका कुछ आप ताजमहल देख लीजिएगा, हमारी इकोनॉमी चौपट करे हुआ है, पर हम मेंटेन किए हुए हैं। भरतपुर पूरा प्यासा बैठा हुआ है, खेतों को पानी नहीं है, पर वो वेटलैंड चलाया जा रहा है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ जो आपको समझना चाहिए, वेटलैंड से जलाशय नहीं बन सकता, पर जलाशय से वेटलैंड बन सकता है। वेटलैंड हकीकत में नदियों का जल विस्तार क्षेत्र के गड्ढे हैं, उनमें पानी भर जाता है, ये वेटलैंड है। और बाद में जब वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया है, तो ट्रीटेड वाटर से जलाशय बनाए जाने चाहिए, ना कि
आप बारिश के पानी की भरने की क्षमता ही, सहेजने की क्षमता ही खत्म कर दें कि हमें तो वेटलैंड चाहिए, आप वेटलैंड बना लीजिए। अब हम लोग पिछले कई साल से लगे हुए हैं, पूरा आपको सब A to Z डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पार्टिसिपेशन रहा है जोधपुर झाल पे। अब 16,000 क्यूबिक उसकी जल धारण क्षमता है, ये बिना किसी अतिरिक्त आवंटन के, रोस्टर के फालतू पानी की जिसे हम एस्केप से नष्ट कर देते हैं, उसको जल धारण की क्षमता है। और हम प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया, एक डीएम साहब बना के भी कह गए कि ये कर दो, और हमने मेड़ा वेड़ भी बनवा ली और 1-2 बार प्रयोग भी कर लिए। अब कुछ लोग ये आगरा की यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के लोग इसी पे हावी हो गए कि नहीं इसे वेटलैंड बना दो। कलेक्टर साहब जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्हें भी समझाए कि नहीं साहब वो वेटलैंड बना दी, इससे चिड़िया ज़्यादा आया करेंगी। आज 4 साल या 5 साल इस प्रोजेक्ट को रखे हुए हो गए। शायद आगरा की आबो हवा बदल जाती है। जो मेन चीज़ है हमारा ये TTZ का एनवायरनमेंट में सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, नम्रता रहनी चाहिए, वो हो जाती। इतना बड़ा रिजर्वायर कहीं है नहीं, और अगर ये रिजर्वायर बन जाएंगे तो गांव की पोखरें सूखेंगी नहीं, छोटे जलाशय सूखेंगे नहीं, और पानी अंडरग्राउंड वाटर जो जल दहन होता है वो दोहन होगा तो रिचार्ज हो जाएगा, पर वेटलैंड से एक बूंद रिचार्ज नहीं होगा। जैसे कीटम के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक लोअर लेक भी है, उसमें पानी जो आप कह रहे हैं कि हमको मथुरा को देने का प्रावधान हमने इसलिए बनाया है कि वो सीपेज नहीं होता, एक्सेस हो जाता है, तो क्या हम उसको लोअर लेक में पानी शिफ्ट नहीं कर सकते? देखिए ये मैं बाय द वे कीटम मेरा अध्ययन क्षेत्र रहा है, आप जानते हैं। ये लोअर लेक का जो कंसेप्ट है मेरा दिया हुआ था, उसमें ये था कि वाटर लेवल जब आप ये नीचे की गाद साफ नहीं करेंगे, ऊपर आप 19 फीट से ऊपर नहीं भरने देंगे, पानी रेगुलर आता रहेगा आगरा कैनाल का, तो पानी ये डिस्चार्ज करते थे। वो जाता था आपके करीब मेरे ख्याल से करीब 1400 मीटर के चैनल से पार करके, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा चैनल था, उसे पार करके जमुना में मिलता था। तो ये रेवाइन एरिया था, रेवाइनस एरिया। इसकी चौड़ाई है मैक्सिमम 300 कुछ फीट। तो अगर ये इस पानी को जमुना में जाने से रोका जाए, और ये कीप टाइप का एरिया है, लास्ट में आप सैलूस गेट छोटा सा लगा करके पूरे को रोक दें तो ये कीटम की लोअर लेक बन जाएगी। और ये कीटम की लोअर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेश वाटर है, इसे आप जमुना में जाने से बेवजह रोकेंगे तो, पर जब जमुना का DO कम होगा और ये पानी अगर आप डिस्चार्ज कर देंगे तो जमुना की 2.5 दिन की वाटर सप्लाई पूरी हो जाएगी। मैंने इसकी गणना कराई थी, 4.5 से 7 करोड़ घन मीटर पानी इसमें इकट्ठा होता है, अगर हो जाएगा। और इसमें केवल रिटेनिंग वाल आपको मुश्किल से 60 मीटर की बनानी पड़ेगी, 2-3 आपको सैलूस गेट लगाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 4-5 लाख में ये पूरा खर्चा हो जाएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स मिल जाएगा। अगर हम पर ये नहीं मानते ही नहीं है साहब, किसी तरीके से नहीं मानते हैं। मेरी तो यहाँ भी बात हुई कि भाई ये जो वाटर बॉडी बनाना, ये NGT के भी फेवर में वाला काम है, और आपका जो सेंचुरी मैनेजमेंट प्लान है इसके भी पार्ट है, पर जब वो मान के ही नहीं देते हैं। अब बड़ा अजीब सा है मामला कि इस अधिकारी से मिलो, उस अधिकारी से मिलो, जब सबसे मिल लो तो फिर ये मिनिस्ट्री जाएगा, मिनिस्ट्रीज में कोई हमारा पैरोकार नहीं है, तो जो चिट्ठी गई है उसका जवाब आता ही नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो कॉमन ऐसी स्थिति अगर हम देखें तो आगरा के जगनेर इलाके में भी है, जहाँ पे 4000 हेक्टेयर में बरसात का पानी इकट्ठा होता है, ना हम उधर रिजर्वायर नहीं बना पा रहे, जो कि बहुत नेचुरल कोर्स हो सकता है। देखिए उसमें देखिए आप के मित्र राजेंद्र सिंह जी हैं, वो उनसे मेरी काफ़ी लंबी बातचीत पहले हो चुकी है इस इशू पे। इसमें एक छोटी सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यहाँ वहाँ किसानों में खेती जो करते हैं वो 1 फसली या 2 फसली है मुश्किल से खेती, क्योंकि जलडूब क्षेत्र ज़्यादा है। मेरा उनसे ये कहना था किसी इस मॉडल को आप अप्रूव कराइए, भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जो डूब क्षेत्र है उसका मुआवजा, फसली मुआवजा, फसल क्षति का मुआवजा तय करा दीजिए।
ज़्यादा जैसे आपने 10 बीघा ज़मीन आपकी जल डूब क्षेत्र में आई तो आपका तो 10 बीघा आ गई। 10 बीघा में जो उपज होगी, पर वो जो पानी भरा रहेगा वो कम से कम 1000 बीघा को कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो एक तो ये जल डूब क्षेत्र का जो था, इसकी कैलकुलेशन है बाकायदा, इरिगेशन डिपार्टमेंट की इसकी लाइनेज वगैरह सब है। आप टेबल वर्क है केवल, आप कितना मुआवजा बटेगा, आप फसल मुआवजा बांट सकते हैं, पर भू अधिग्रहण करेंगे तो एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इनसिक्योरिटी सेंस है, मानस रूप से किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। पर उसे बड़ा अच्छा लगेगा अगर उसके घर मनी ऑर्डर पहुंचने लगे, सिंचाई विभाग से पहुंचने लगे कि आपकी 3 हेक्टेयर जमीन चली गई है, 3 हेक्टेयर का ये फसली मुआवजा होता है, समर्थन मूल्य से आप ले लीजिए, ले लेगा किसान। तो एक तो ये है। दूसरा, वहाँ पानी वाकई में 15 अक्टूबर के बाद खड़ा मत रखिए, उसे डिस्चार्ज कर दीजिए, पर एक संग करिएगा तो उससे बहुत बड़ा जलाशय आपके अरनेटा के पुल के डाउन में बन जाएगा। वहाँ पानी रखने की बहुत जगह है और इतना बड़ा जलाशय बन जाएगा, वो आपको फतेहाबाद रोड के लिए पानी दे सकता है पूरा। जो जल संस्थान का तृतीय जोन है उसके लिए पूरी साल भर पानी दे सकता है, और फतेहाबाद के लिए दे सकता है। अगर एक बीच में और रिजर्वायर बना रहे, हाँ ताजगंज जो मैं फतेहाबाद रोड का जो होटल कॉम्प्लेक्स है पूरा फ्रेश वाटर है। आज देखिए चोरों की तरीके से ये लोग चला रहे हैं, एक भी स्विमिंग पूल को लीगल परमिशन नहीं है, और कितना बड़ा पानी ले रहे हैं, फ्रेश वाटर का भी वायदा कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए, और एक को भी न कहीं सैंक्शन ही नहीं है, न इससे केंद्रीय जल आयोग से, और ना आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में से, ना आपकी फायर ब्रिगेड से, आप पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये कानूनी गैर कानूनी स्थिति से ये उबर सकेंगे आप, ये तो हमें मालूम है, पर हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, पर मालूम है आपको इनका बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है एक सिस्टम। केवल इनके परमिशंस ना होने से ये इतना बड़ा रेस्पेक्टेबल इंडस्ट्री चला रहे हैं, पर ये एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। अब इससे तो इन्हें सम्मान की स्थिति इनकी भी खत्म होनी चाहिए। ये पैसा होने के बावजूद भी सम्मान से नहीं जी पा रहे हैं, मार्केटिंग पोटेंशियलिटी होते हुए भी अब ईमानदार नहीं। ये सब चीजें डिस्कशन खुल के होनी चाहिए, ये तभी डिस्कशन होते हैं, क्लोज डोर डिस्कशन। आप कह रहे हैं कि अगर हम रिजर्वायर बनाएंगे जी तो इसका एक टूरिज्म पोटेंशियल है। मैं एक रिसोर्स आपने अभी अनट्रेस है, क्योंकि वो हमारे ये जो बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था है उसका एक बुकलेट होता है, हर साल बन रहा है, 1935 से ये बनना चालू है, तो वो उसमें भी नहीं है बाय द वे, वो है पार्वती नदी। ये बहुत बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है, झरने भी निकलते हैं धौलपुर वगैरह में, और ये हमारी उटंगन नदी में मिलती है, और उटंगन में मिलती है, ये फतेहाबाद के डाउन स्ट्रीम में मिलती है, बहुत पानी लाती है। इसके पानी को अंगई डैम में समेटने की कोशिश की गई है, पर वो भी बेचारे नहीं रख पाते हैं। वो मेरे ख्याल से यहाँ की आगरा ब्रज मंडल की सबसे सुरक्षित और संतृप्त वाटर बॉडी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसका उपयोग करें। आप आगरा के महत्वपूर्ण अखबार के साथ जुड़े रहे हैं और आपने जरूर इस समस्या को हाईलाइट किया होगा। मैं आपके ये विचार जानना चाहूँगा कि जितने साल भी आप रहे और इस पानी के समस्या को आपने हाईलाइट किया, क्या आगरा, जैसे राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि आगरा के लोगों की आंख का पानी मर गया है, क्या वाकई आगरा के लोगों की आंख का पानी मर गया है, या हम चिड़िया और वेटलैंड से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि हमारा एक फैट सिस्टम हो गया है कि भाई हम सब एक दौड़ लगा रहे हैं कि भाई हमें अपने पानी की चिंता नहीं है, लेकिन जो साइबेरिया से बर्ड आ रही है उसका हमें पूरा इंतजाम करके रखना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शायद मैं वर्तमान लोगों में अकेला हूँ जो सलीम अली साहब से मिला, जो हमारे एनवायरनमेंट के वो थे बहुत बड़े, तो मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला। 2 मौके मेरे को मिले, एक बार आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे मिला था, दूसरा मेरे को भरतपुर में मैं मिला था। कुंवर अरुण सिंह मेरे अच्छे रिश्ते थे, आप सब जानते हैं, और ये जो घना पक्षी विहार है ये इनकी पैतृक संपत्ति है, जो कि फैमिली डिवीज़न और बाद में नेशनलाइजेशन और राज्य ख़त्म होने से ये घना पक्षी विहार बना। देखिए,
बहुत उतावले टाइप के लोग आए। एक भरतपुर स्टेट में 2 बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन आए, एक पहले मंत्री बन गए, दूसरे बाद में मंत्री बने। एक विदेश के काफ़ी जानकारी रखते थे, दूसरे सेना वेना के हिसाब से गवर्नेंस चलाते थे। मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई ऐसी सेंचुरी हो जिसके बनाने में 7 आदमी मारे गए हों और 58 करीब घायल हुए हों फायरिंग से। 7 आदमी, मैंने कवरेज किया इसलिए मैं जानता हूँ। अगापुर गांव में जब जाता हूँ तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं, और ये लोगों के डिक्लेरेशन आते हैं कि हम यहाँ पे आपको चारा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जो कमिटमेंट होते हैं, पुराने सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये गांव की, यहाँ की इकोलॉजी ये थी कि लोग भैंस अपनी पालते थे, भैंस छोड़ देते थे, तो भैंस दलदल में घूमती रहती थी, तो वेजिटेशन जो पानी का गलत टाइप का है वो नहीं रोकता होता था, और साइबेरियन क्रेन पानी के लिए आता था, वो ये नहीं देखने जाता था कि आप पे टैग है या नहीं। उसमें मछलियाँ रहती थी, ये वीट करती थी भैंसें, तो उससे जनरेशन मछलियों का बहुत होता था, और मछलियाँ जब अवेलेबल होती थी तो माइग्रेटरी बर्ड वगैरह सब आती थी। इन्होंने क्या किया, बाउंड्री खिंचवा दी, जो आप देखते हैं। पहले बाउंड्री नहीं थी, गांव के लोग छोड़ जाते थे और टूरिस्ट फ्लो अपने आप आता रहता था। और ये सेंचुरी आज तो संरक्षण के लिए पहले शिकार की सेंचुरी थी, इसकी लिस्टिंग भी है सिंचाई है। तो इसको फाइनल शेप तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था, और वैसे इसको डंकन साहब ने बनवाया था, जिनके नाम की मोरी भी बनी हुई है। ये अजान बांध का वाटर सप्लाई अजान बांध के थ्रू इसमें होती थी। अब ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, इन पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। और वो एक सज्जन, एक पॉलिटिशियन तो अभी जीवित हैं, मिले भी थे मेरे को, दूसरे मर गए, उनके बेटे राजनीति करते हैं। अब बड़ी समस्या है, ये मानने को तैयार नहीं है गलती। अब उन पॉन्ड्स की कैपेसिटी, मैंने बहुत बहुत बड़ा पॉन्ड देखा, उनमें बोटिंग भी होती थी, अब तो पॉन्ड दलदल है, तो फिर अब इनमें पानी चाहिए। आप पचनदा नहीं, वो आप करौली के डैम का पानी लाते हैं जो इरिगेशन का है, और लेकिन वो जो वाटरवे है उसको ही लोगों ने एनक्रोच किया। और नहीं, वो तो वहां तक आ गया। अब इसके बाद जो अजान बांध में आया, उसके बाद वाला वाटरवे पर एनक्रोच किया हुआ। जब यूज ही नहीं होगा तो किसान तो जोत देता है। आपका ये जो बुढ़िया का ताल है, इसमें पानी आता था गंगा कैनाल का, वो जोत दिया है किसान ने। अब दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा है। देखें, फिरोजाबाद रजवा का पानी गंगा का यहाँ इसमें आता था, उसे जोत दिया किसान ने। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो विजन था या फोरसाइट था, वो आज के जो करंट रूलर्स हैं उनसे बेटर था? देखिए, उनका टास्क था जो हमारी जरूरत, हम ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में शांति से चले, उसको डिस्टरबेंस नहीं हो। अब जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका टास्क शांति से चलने की जगह, आपसे मैंने एक बार फिर कहा कि वो डीप स्टेट वाली है। उस डीप स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं, अगर मेरे हिसाब की गवर्नमेंट है तो वो डीप स्टेट अपना काम करेगी, मेरे हिसाब से चला देगी। और डीप स्टेट को अगर लगेगा ये गवर्नमेंट हटानी चाहिए, तो पब्लिक एंड पे डिलीवरी होना बंद हो जाएगी। आपने देखा, आपके यहाँ कई गवर्नमेंटें रही हैं, ज़्यादातर उसके मुख्यमंत्री अध्यापक लोग ही रहे हैं, पर वो बेचारे नहीं चला पाए, क्योंकि डीप स्टेट के आगे वो भी नतमस्तक थे। डीप स्टेट अपना कारनामा शुरू कर देती थी कि इसको इस धारा में बंद कर दो, उसको उस धारा में बंद करो, डिलीवरी मत होने दो, बैकवर्ड का कार्ड बना दो, शेड्यूल कास्ट का कार्ड रद्द कर दो। तो ये डीप स्टेट जो है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसकी तासीर समझनी पड़ेगी। और यूनियन है, इनकी एसोसिएशन है, डीप स्टेट से निपटना केवल पॉलिटिकल फोर्स से ही संभव था, बाकी नहीं। शायद अगर कुछ हाल में इंडिया में अगर निपट पाए हैं तो कम्युनिस्ट निपट पाए थे। चलिए राजीव जी, आपके साथ बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग चर्चा हमने की, और हमने समझा कि आगरा में रिजर्वॉयर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि वेटलैंड की। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि संजय प्लेस जो आज बना हुआ है, वो पहले सेंट्रल जेल होती थी, और इसके चारों तरफ पानी बहुत इकट्ठा होता था, जिसकी वजह से
जो अब पानी नगर निगम के सामने भरता है वो उस समय नहीं भरा करता था, लेकिन हमने वो सारे तालाब, सारे पॉन्ड्स, काले का ताल हमने ख़त्म कर दिया। हम नेहरू नगर का जो पॉन्ड है उसको भी हम धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। तो ये स्थिति अभी आगरा की है और ये स्थिति पूरे ब्रज के अंदर भी है, क्योंकि पानी की समस्या आगरा में ही नहीं है, मथुरा में भी है, फिरोजाबाद में भी है, एटा में भी है, मैनपुरी में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपसे चर्चा करने के लिए।